स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का मैथ सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 3.1 में आपका स्वागत है। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी और फॉर्मूला को समझेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और फार्मूलाज है जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी में सबसे पहले समझते हैं कि जनरल फॉर्म मतलब लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है, किस फॉर्म में उसको लिखा जाता है, वो समझना जरूरी है। तो कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहा है मतलब समीकरण दिया रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको इस फॉर्म में अरेंज कर लें। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा जो चूँकि बात की जा रही है दो चर वाले रैखिक समीकरण की, तो इसका जब भी सॉल्यूशन निकलेगा तो हम लोगों के पास दो समीकरण होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर सिंगल समीकरण दे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा कि x और y, जैसे मान लेता हूँ मैं आपको ऐसा इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और आपसे पूछा गया x और y का वैल्यू बताइए, x और y का मान निकालिए, तो इसके तो मान तभी निकलेगा जब इसके जैसा एक और इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब टू वेरिएबल्स वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपके पास दो इक्वेशन रहेगा, तभी आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सिंगल इक्वेशन से आप कितने वेरिएबल्स वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंगल वेरिएबल की। फॉर एग्जांपल अगर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है तब हम लोग बता सकते हैं x इक्वल्स टू -2, बट यहाँ से x और y दोनों का मान नहीं निकल सकता है। तो जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल था मतलब एक चर वाला समीकरण था तब हमें एक समीकरण की जरूरत पड़ी। दो चर वाला समीकरण रहेगा तो हमें दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी x और y मतलब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया है कि एक दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसको इस फॉर्म में अरेंज कर देना है। दूसरा समीकरण होगा वो भी ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में होगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ a1 है तो यहाँ a2, b1 है तो b2y और प्लस c1 है तो c2 इक्वल्स टू 0। मतलब कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण किसी भी फॉर्मेट में दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में उसको सबसे पहले चेंज कर लें। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, इक्वल टू 2 है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले x आ रहा, फिर y आ रहा, फिर एक कांस्टेंट आ रहा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई और 2 इधर आएगा तो -2 इक्वल टू 0। अब ये हम लोगों का जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसमें सेट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो हम लोग समझ चुके हैं कि समीकरण को किस फॉर्मेट में लिखना है। तो अब बिना देर के किए हुए हम लोग समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये हुआ कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण जो है हमारा, जैसे कि यहीं पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ में ये किस तरह का दिखेगा ये दोनों समीकरण, वो हम लोग इसके वैल्यूज से ही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास दो रैखिक समीकरण, यहाँ ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, रैखिक समीकरण की बात हो रही है, मतलब ये किसी ना किसी रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये लाइन, ये इक्वेशन भी कोई एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये इक्वेशन भी कोई दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हमारे पास दो लाइन है, एक इस इक्वेशन की वजह से और ये दूसरे इक्वेशन की वजह से। तो जब हमारे पास दो लाइन है तो उन दोनों लाइन के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है ये सोचते हैं थोड़ा सा। तो जब दो लाइन दिया हुआ है तो दोनों लाइन कुछ इस तरह से हो सकता है कि दोनों लाइन या तो पैरेलल हो, या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ रहा हो, या फिर दोनों लाइन किसी जगह एक दूसरे को कट कर रहा होगा। इसके अलावा और कोई भी सर्कमस्टांस नहीं हो सकता है। आप खुद से सोच करके देखिए, अगर आपके पास दो लाइन दिया हुआ है तो दो लाइन क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि दोनों को कट करे, कहीं ना कहीं कट करे, दूसरा हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, और तीसरी संभावना हो सकती है कि दोनों एक दूसरे लाइन पर एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो उस तरह से हम लोग जो ये कट करता है इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर कट कर रहा है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं हो गई, पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं, और जो एक दूसरे के ऊपर जो रेखाएं आ जा रही हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर रेखा आ जा रही है कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर समपाती रेखाएं,
और ये इंटरसेक्टिंग को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ रेखाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि 3 टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ध्यान दीजिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण मतलब 2 समीकरण दिए हुए हैं तो मतलब वो 2 रेखाओं को रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों रेखाएं जो है वो 3 कॉम्बिनेशन में हो सकता है। इंटरसेक्ट कर सकता है मतलब एक दूसरे को उभयनिष्ठ, समांतर हो सकती है और एक कोइंसिडेंस मतलब संपाती हो सकती है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कब ये इंटरसेक्टिंग होगी, कब ये पैरेलल होगा और कब ये कोइंसिडेंस होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तभी पता चलेगा। एक जनरल फॉर्म है, फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं बहुत आसानी से कि कौन सा कोइंसिडेंस है, कौन सा इंटरसेक्टिंग है, कौन सा पैरेलल है। उसको समझने के लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, जब हमारा A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हम लोग जो गिवन इक्वेशन है या दिया हुआ समीकरण है उससे आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एक चीज़ ये हो सकती है कि A1 बाई A2 इक्वल टू हो सकता है B1 बाई B2 के, ठीक है। A1 बाई A2 इक्वल टू हो सकता है B1 बाई B2 के, और वही चीज़ अगर C1 बाई C2 के भी इक्वल हो जाए, A1 बाई A2 B1 बाई B2 और वही चीज़ अगर C1 बाई C2 के भी इक्वल हो जाए, तो ध्यान दीजिए ये दोनों समीकरण एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके केस में कैसी रेखा हो जाएगी, समपाती रेखा हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, ओके। अब दूसरा कंडीशन हो सकता है जब A1 बाई A2 इक्वल टू हो गया B1 बाई B2 और नॉट इक्वल टू हो गया C1 बाई C2, ठीक है। A1 बाई A2 B1 बाई B2 का इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 है, तो इसके केस में समांतर रेखा हमको मिलेगी, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक है। और फाइनली हम लोग चलते हैं एक और टाइप समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है इसके अलावा कि A1 बाई A2 जो है वो B1 बाई B2 के इक्वल ही ना हो, मतलब नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो जाए। तब इसके केस में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएगा मतलब उभयनिष्ठ रेखाएं। तो इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं 3 कंडीशन कि तीनों कंडीशन में कब कब क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है और कब कब कौन सी रेखा मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। चलिए, अब इसी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम लोग इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन समझते हैं, मतलब इसका कब मान निकलेगा और कब मान नहीं निकलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ग्राफ में ये कैसा दिखेगा। अब हम लोग इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन समझते हैं कि अलजेब्रा में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें समपाती रेखा मतलब कोइंसिडेंट। देखिए, 2 रेखाएं अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो कहीं पर भी अगर ये कट नहीं कर रहा है, पैरेलल है समांतर है मतलब कहीं पर भी कट नहीं कर रहा, इसका मतलब x और y का कोई भी ऐसा मान पॉसिबल नहीं है जो इस रेखा पर भी रहे तो और इस रेखा पर भी रहे, क्योंकि अगर x y का कोई मान इस रेखा पर है तो इस पे नहीं है, इस पर है तो इस पे नहीं है। कोई एक ऐसा पॉइंट हमको नहीं मिल रहा है जो दोनों पर है। इसका मतलब कोई भी एक ऐसा हल नहीं है जो कि दोनों रेखाओं के लिए मतलब दोनों समीकरण को सॉल्व करेगा। तो जब भी हम समांतर रेखा की बात करेंगे, समांतर रेखा देखिए इसमें से कौन सा है, पैरेलल लाइन वाला ये कॉम्बिनेशन है। जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 है, तो जब समांतर रेखा की हम बात करेंगे तो उस समय पे कोई भी हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि कभी भी वो कट ही नहीं कर रहा। अब संपाती रेखा मतलब कोइंसिडेंट लाइन की बात कर लेते हैं। जैसे एक लाइन है और उसी के ऊपर दूसरा लाइन भी आ गया, तब हर पॉइंट पे मतलब चाहे इस पॉइंट की बात करें, ये इस पॉइंट की बात करें या इस पॉइंट की बात करें, हर एक पॉइंट दोनों लाइंस पे आ रहा है, दोनों समीकरण पे हर एक पॉइंट आ रहा है। एक्स वाई का जो भी वैल्यू है वो इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट लेंगे हम लोग वो दोनों इक्वेशन के लिए एक हल होगा, यानी अनेक हल मिलेगा। इस कंडीशन में हमको कितने हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं कि जब संपाती रेखा होगी मतलब कोइंसिडेंट होगा, अनेक हल। जब समांतर होगा तो चूंकि समांतर में कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं। और उभयनिष्ठ रेखा की बात कर लें तो उभयनिष्ठ के केस में एक दूसरे को कट करते हैं तो किसी एक बिंदु पर ही कट करेगा, अब फिर दोबारा तो वो कहीं और पे कट नहीं कर सकता है। लाइन की बात करें तो स्ट्रेट ड्रॉ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसके लिए सिर्फ एक हल मिलेगा, हम लोगों को एक हल मिलेगा यानी यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग फिर से एक बार समराइज देख लेते हैं। जब कोइंसिडेंट है अनेक हल मतलब मैनी सॉल्यूशंस। जब हम लोग समांतर रेखा की बात कर रहे हैं मतलब कोई हल नहीं यानी नो सॉल्यूशन। और हम लोग जब इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहे हैं तब एक हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से
हम लोगों ने अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग ये समझ लिया कि कब हमारा जो दो लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ, दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, वह कब किस ग्राफ, मतलब उसका ग्राफ कैसा होगा और उसके हल किस तरह से होंगे। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पॉइंट एक समझ लेते हैं जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। वैसे तो हम लोग समीकरण को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा फार्मूला 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, पहले तो ट्राई करना है कि उसी फार्मूला से सॉल्व कर लें। अदरवाइज एक फार्मूला भी होता है, फाइनल रिजल्ट जो होता है, वो फाइनल रिजल्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग डायरेक्ट यूजिंग दैट फार्मूला x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। तो वो फार्मूला आपके पास है x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। जब फॉर्मूला को इस फॉर्म में सेट कर लीजिएगा तो अगर x का वैल्यू निकालना होगा तो डायरेक्ट ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और y के लिए हम लोग क्या करेंगे, y के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं c1a2 माइनस c2a1 और डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। तो इस तरह से हम लोग जब दो लीनियर इक्वेशन दिया रहे, दो समीकरण दिया हुआ रहे, तो ये डायरेक्ट फार्मूला x और y का यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हालांकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो इससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन का, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी हो, हम लोग इससे रिलेटेड जो टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसके बाद ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।